वेलकम लर्नर्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम कर रहे थे पेपर 2 कॉमर्स के पीवाईक्यू सीरीज दिसंबर 2025 की। आज हम करेंगे बिजनेस स्टैटिक्स एंड रिसर्च के पीवाईक्यूज। तो बढ़ते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मेजर ऑफ रिलेटिव रिस्क एंड इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन बाय इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी सापेक्षिक जोखिम का माप है जिसे स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करके स्टैंडर्ड डेविएशन में मीन का डिवाइड करके निकाला जाता है? तो वो वेरिएंस है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है, कोवेरिएंस है, या जियोमेट्रिकल मीन है? तो इसका राइट आंसर है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन में से हम किसका डिवाइड कर देते हैं, मीन का डिवाइड करते हैं, तो क्या 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 आ जाता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। और का भी देखते हैं आगे, और के फॉर्मूले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सीवी कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। अब देखते हैं वेरिएंस। वेरिएंस कैसे निकालते हैं? वेरिएंस दो तरह से निकलेंगे, एक पॉपुलेशन का वेरिएंस और दूसरा सैंपल वेरिएंस। पॉपुलेशन वेरिएंस निकालते हैं तो सिग्मा एक्स माइनस व्यू का होल स्क्वायर अपॉन एन, इससे निकालते हैं। और सैंपल वेरिएंस निकालते हैं जब सिग्मा एक्स माइनस मीन मीन और इसका स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन। जब भी हम सैंपल का वेरिएंस निकालते हैं तो पॉपुलेशन में से हम वन हो सैंपल साइज में से वन माइनस कर देते हैं। तो जिसमें एस स्क्वायर तो है सैंपल वेरिएंस, और ये एक्स ये मीन हो गया, और एन हो गया सैंपल साइज, ये वाला, ठीक है। और कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? पॉपुलेशन कोवेरिएंस का ये दिया हुआ है, सैंपल कोवेरिएंस का भी दिया हुआ है, और जियोमेट्रिकल मीन का है। इधर अनरूट लगेगा है ना इसमें, कि जितने भी आपके जिन भी संख्याओं का आपको ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है, उन सबका मल्टीपल करके उतनी ही संख्या का अपन क्या निकालेंगे, रूट निकाल लेंगे। जैसे दो तो स्क्वायर निकाल लेंगे, तीन है तो तीन तीन की घात लग जाएगी, तो उसी हिसाब से इसका ज्योमेट्रिकल मीन निकलेगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, इफ द फर्स्ट क्वार्टाइल is 48 and quartile variation is 6, the value of median assuming the distribution to be symmetrical is। आपको निकालना है, फर्स्ट क्वार्टाइल दिया हुआ है, क्वार्टाइल डेविएशन दिया हुआ है, और आपको निकालना है मीडियन निकालना है। तो फर्स्ट तो हम जानते हैं, जब भी क्वार्टाइल का क्वेश्चन आता है वो डेटा को सिमिलर के चार भागों में बांटता है। किसके थ्रू? क्वार्टाइल फर्स्ट, क्वार्टाइल सेकंड और क्वार्टाइल थर्ड के थ्रू अपने डेटा को चार पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो इस और जो बीच का होता है वो क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाती है। जैसे ये हमारे यहाँ इसको ये Q1 Q2 और Q3, Q1 Q2 और Q3 इस डेटा को चार भागों में डिवाइड करता है, ठीक है। हमें इसका फॉर्मूला क्या होता है क्वार्टाइल डेविएशन का? फॉर्मूला दे रखा है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। हमें क्या दिया हुआ है? क्वार्टाइल डेविएशन दिया हुआ है 6 की वैल्यू रख लेंगे। Q3 नहीं है, अपने को Q3 नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और माइनस Q1 कितना दिया हुआ है? 48। अब Q3 नहीं दिया हुआ है, तो पहले हम Q3 को कैलकुलेट करेंगे, देन मीडियन कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल डेविएशन 6, Q3 की जगह Q3 माइनस Q1 की जगह 48 अपॉन 2, वैल्यू रख देंगे तो Q3 कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 12 ये 48 इधर आ जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो Q3 इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 60। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 का हाफ हो जाएगा, तो ये क्या निकल आएगा? मीडियन। तो क्वार्टाइल 1 कितना है? 48, और क्वार्टाइल 3 कितना है? 60। इसमें इनको ऐड करके 2 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 54 आंसर, ठीक है। तो माध्यिका मीडियन आ जाएगी 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन दिया हुआ है, फिल्टर क्वेश्चन इज क्वेश्चनर मेजर द फैमिलियरिटी ऑफ द रेस्पोंडेंट्स विद द टॉपिक ऑफ रिसर्च। इसका रीजन क्या दे रखा है? क्वेश्चनर्स that try to capture multiple information at once are referred to as leading question। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि जो असर्शन है और रीजन, असर्शन का रीजन उसका बन रहा है क्या? रीजन प्रश्नावली में जो फिल्टर क्वेश्चन होते हैं उत्तरदाताओं की
शोध विषय से परिचितता को मापते हैं। फिल्टर क्वेश्चन वो होते हैं जो सामने वाला उस चीज से फेमिलियर होता है, तो फेमिलियर हो उस चीज से, तो वो क्या क्या कहलाएगा, उससे हम वही उसी टाइप का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, तो वो कौन से कहलाएंगे, फिल्टर क्वेश्चन कहलाएंगे। सेकंड है क्वेश्चन दैट ट्राई टू कैप्चर मल्टीपल, एक ही क्वेश्चन में हम मल्टीपल इंफॉर्मेशन पूछना चाहते हैं, तो वो डबल वेरिएट क्वेश्चन कहलाते हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट तो करेक्ट है, ये तो असर्शन तो सही है, लेकिन जो रीजन दे रखा है पहली बात तो ये इसका रीजन नहीं है, दोनों अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है, और ये डेफिनेशन भी इसकी गलत दे रखी है। तो ये किसकी डेफिनेशन दे रखी है, डबल वेरिएट क्वेश्चंस की, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड। एक बार हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो फिल्टर क्वेश्चन, ए फिल्टर क्वेश्चन इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर ए रेस्पोंडेंट इज एलिजिबल टू आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए वो एलिजिबल होगा। डू यू यूज ऑनलाइन बैंकिंग, क्या आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हो, तो वो ऑलरेडी उस चीज को जानता होगा, वो कौन सा कहलाएगा, फिल्टर क्वेश्चन कहलाएंगे। डबल वेरिएट यानी ये डबल वेरिएट क्वेश्चन आस्क अबाउट टू थिंग्स एट द सेम टाइम, दो चीजें एक साथ पूछी जाएंगी, यानी मल्टीपल चीजें हम जानने की एक साथ कोशिश करेंगे। आर यू सेटिस्फाइड विद द बैंक सर्विस एंड मोबाइल ऐप, आप बैंक की सर्विस और मोबाइल ऐप से दोनों से सेटिस्फाई है, तो ये दो क्वेश्चन एक ही साथ पूछे जा रहे हैं, तो ये डबल वेरिएट क्वेश्चन कहलाएंगे। थर्ड है लीडिंग क्वेश्चन, ए लीडिंग क्वेश्चन सजेस्ट ऑन अनकरेज ए पर्टिकुलर आंसर, एक ही आंसर देने के लिए आपको इनकरेज करेगा बार बार, ठीक है। जैसे व्हाट इज द ओपिनियन अबाउट द रोल ऑफ एआई इन ऑनलाइन बैंकिंग सिक्योरिटी, आपके क्या ओपिनियन है एआई का ऑनलाइन बैंकिंग सिक्योरिटी में रोल में आपका क्या ओपिनियन है। तो ये ज्यादातर फोकस क्या कर रहा है कि आपको इफेक्टिव वेरी अच्छा ही ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। अगर उसको वैसे ही लेना होता तो लिकर्ट स्केल पे देता 1 2 3 4 5, आप कोई सा भी चुन सकते थे उसकी जगह। तो ये क्या आपका ओपिनियन मांग रहा है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, लीडिंग क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, अरेंज द फ्लोइंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस इन करेक्ट ऑर्डर, रिसर्च प्रोसेस को करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। फर्स्ट है डेवलपिंग एन अप्रोच टू द प्रॉब्लम, बी प्रॉब्लम डेफिनेशन, सी डेटा कलेक्शन प्रिपरेशन एंड एनालिसिस, डी रिसर्च डिजाइन फॉर्मुलेशन, ई रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट तो हमारा क्या होता है रिसर्च प्रोसेस की स्टेप में, फर्स्ट तो हमेशा हमारा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होता है, और लास्ट में रिपोर्ट राइटिंग और प्रेजेंटेशन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा 1 और 2 में से आंसर हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या जाएगा, प्रॉब्लम डेफिनेशन, तो बी पहले आ गया। नेक्स्ट फिर ए डेवलपिंग एन अप्रोच टू द प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा रिसर्च डिजाइन फॉर्मुलेशन, रिसर्च डिजाइन का निर्माण करना। फिर 4 आ जाएगा डेटा कलेक्शन प्रिपरेशन एनालिसिस, डेटा कलेक्शन करना उसका एनालिसिस करना, ये इसमें आ जाएगा, फाइंडिंग्स आ जाएगी इसमें, ठीक है। फिर लास्ट में क्या बच जाएगा, रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन। रिपोर्ट राइटिंग में क्या जाएगा, अपेंडिक्स, एनेक्सचर, ग्लोसरी, बिब्लियोग्राफी, ये सारे रिपोर्ट राइटिंग में आ जाएंगे। इसका आंसर, राइट आंसर क्या बैठ जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फ्लोइंग स्टेप्स ऑफ सैम्पलिंग डिजाइन प्रोसेस इन करेक्ट ऑर्डर। सैम्पलिंग डिजाइन प्रोसेस को आपको अरेंज करना है। डिटरमाइन द सैंपल साइज, सेलेक्ट ए सैम्पलिंग टेक्निक, सी ए सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग फ्रेम, डी ए टारगेट पॉपुलेशन ऑफ डेफिनेशन। तो सबसे पहले क्या आएगा, टारगेट पॉपुलेशन ऑफ डेफिनेशन। सबसे पहले हम अपनी रिसर्च करने के लिए पूरी पॉपुलेशन को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा सी सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम हमारी जो लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल को सेलेक्ट करेंगे कि हम किन किन को उस अपनी रिसर्च में इंक्लूड करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको सेलेक्ट करेंगे। थर्ड आ जाएगा सेलेक्ट ए सैम्पलिंग टेक्निक्स। सैम्पलिंग टेक्निक्स हम कौन सी यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी लेंगे, नॉन प्रोबेबिलिटी लेंगे। प्रोबेबिलिटी लेंगे तो कौन सी लेंगे, रैंडम है, स्ट्रेटिफाइड है, कौन सी लेंगे उसमें भी। और अगर वाली है तो उसमें देखेंगे कौन सी जजमेंटल लेंगे, कन्वीनियंस लेंगे, कोटा कौन सैम्पलिंग लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट में हम अपना सैंपल साइज डिसाइड करेंगे। डिटरमाइन द सैंपल साइज, कितने लोगों को हमें अपनी रिसर्च में इंक्लूड करना है, कितनी यूनिट्स यूज करनी है, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इसका सेकेंड, इसका भी सेकेंड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज को आपको बताना है, ठीक है। तो द नॉर्मल कर्व अप्रोच द एक्स एक्सिस asymptotically as we proceed in either direction away from the mean.
जो नॉर्मल कर्व अप्रोच होती है, नॉर्मल कर्व में वो एक्स एक्सिस असिम्प्टोटिक होती है, अनंत की ओर होती है, इन्फिनिटी होती है। तो ये राइट है, क्योंकि जो एक्स एक्सिस है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की या कोई से भी बाइनोमियल, तो वो कभी भी एक्स को टच नहीं करती है, अनंत की तरफ आगे बढ़ती है। एक बार लास्ट वाला देखते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिमोडल। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मोड कैसा होता है? यूनिमोडल होता है। ठीक है, एक ही मोड होता है इसका, दो मोड नहीं होते हैं। ठीक है, एक ही मोड होता है और ये एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करती है। ठीक है, तो इसमें से ए और ई तो सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम, सी वाला देखते हैं। irrespective of the shape the total area under the normal curve and above the horizontal axis is always equal to 1। जो भी ये पूरा एरिया होता है ये 1 के इक्वल होता है हमेशा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन रहा है ये मेरे से, ठीक है, यहाँ पे जो बीच में होता है ना जीरो पर, यहाँ पे मीन मीडियन मोड इक्वल होते हैं किसमें? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड इक्वल होते हैं यहाँ पे जीरो। ठीक है, यहाँ मीन -1, मीन -2 और मीन माइनस, ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन 1, यहाँ पे प्लस की वैल्यू रहेगी। इसका डायग्राम आगे है, हम उसको चेक करते हैं। ठीक है, तो सी भी इसमें सही है। ठीक है, अब बी को चेक करते हैं। वैसे तो अपना आंसर 4 निकल रहा है। अब देखते हैं, द नॉर्मल कर्व हैज इट्स पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन एक्स इक्वल टू +-2 डेविएशन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ पे होता है? डेविएशन 1 के। यहाँ से जो जब अपनी नॉर्मल कर्व की जो शेप है वो जहाँ से चेंज कर रही है, अपनी अपनी शेप को चेंज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। जहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अपनी शेप को चेंज करती है, उसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। तो ये गलत है बी। तो इसका वैसे इसका क्या होगा? +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन। इधर से माइनस की तरफ से इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, और डी ऑप्शन कह रहा है अबाउट 68.27 ऑफ द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज कवर्ड फ्रॉम मीन -2 स्टैंडर्ड डिविएशन टू मीन +2 स्टैंडर्ड डिविएशन। जब हम फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन तक जाते हैं तो इसका एरिया कितना होता है? 34.13। ठीक है, ठीक है, तो इन दोनों का टोटल कर लेंगे तो कितना आता है? 68.27। तो ये तो गलत है, क्योंकि इसका ये क्या होना चाहिए? मीन -1 स्टैंडर्ड डेविएशन होना चाहिए। तो इस कारण ये डी भी इनकरेक्ट है, गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? ए, सी और ई। जो कठिन कठिन ऑप्शन है दोनों इनकरेक्ट है। हम एक बार इसको डायग्राम में देख लेते हैं। इसका राइट आंसर ए से ई है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम देखते हैं। यहाँ ये पी क्या है इसकी? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, इसको हम मीन बोलेंगे। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। यहाँ पे मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होते हैं। जो इसको हम जहाँ से ये शेप चेंज हो रही है ना, ये चेंज होती हुई दिख रही है, इसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। ये किस पे है? मीन प्लस फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन पे। ठीक है, और जो हमसे वो पूछा था, ये इस एरिया को क्या कह सकते हैं? इस एरिया को कितना कहेंगे? तो 68.27। ठीक है, ये लिखा हुआ है ये वाला 68.27 और मीन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, प्लस के 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, माइनस के 2 स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 95.45। चाहे आप कैलकुलेट करके देख लो। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पेपर 1 में आया था, ऐसे कुछ पूछा था कि -2 से बताना था उस अपन को यहाँ तक की +1 तक की कितनी कितनी है। तो क्या करेंगे? -2 से इस +1 तक का इसको देखो आप कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड डिवीजन 34.13, सेकंड स्टैंडर्ड डिवीजन तक 13.59 और थर्ड तक 2.14 और लास्ट में बच जाएगा 0.13। ठीक है, इस डायग्राम को मन में याद कर लो बिल्कुल ही अच्छे से। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसी कर्व होती है? बेल शेप सिमेट्रिक होती है। टोटल एरिया कवर कितना होता है? 1 होता है इसका। 50% ऑफ एरिया लाइज ऑफ ईच साइड ऑफ द मीन। मीन के आगे इधर 50 है, इधर 50% होता है, इस साइड भी 50% होता है। ठीक है, टेल्स ऑफ द कर्व नेवर टच एक्स एक्सिस। कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी। डिफाइंड बाय 2 पैरामीटर म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। 2 पैरामीटर होंगे इसमें, एक तो मीन और दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन। इधर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट वैल्यू। मीन इज इक्वल टू नॉर्मल है तो, है ना। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देख लेना। ठीक है,
मीन प्लस फर्स्ट डेविएशन पे होती है और मैक्सिमम पॉइंट ऑफ पीक मीन पर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन है, मैच लिस्ट एंड विद लिस्ट टू। ए है, कह रहा है occurs when a true null hypothesis is rejected. B occurs when false null hypothesis does not get rejected. C used for data from interval or ratio scale, used to test hypothesis with normal and ordinal data। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? जब हम जब हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है और हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो कौन सा एरर होता है? टाइप 2 एरर होता है। जब हमारी हाइपोथेसिस ट्रू है और हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो वो टाइप 1 एरर हो जाता है। और जब हमारी हाइपोथेसिस ट्रू है और हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? कॉन्फिडेंस लेवल 1 माइनस अल्फा कहलाता है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ए को हम किससे वो कर लेंगे? सेकंड से मैच हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट है बी occurs when false null hypothesis does not get rejected। तो ये कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। जब गलत थी और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। डज नॉट रिजेक्टेड का मतलब हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो गलत थी और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो कौन सा एरर हो जाएगा? टाइप सेकंड एरर। बी को हम फर्स्ट से मैच कर लेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 3 और 4 में, थर्ड और फोर्थ में से होगा। यूज्ड फॉर डेटा फॉर्म इंटरवल और रेशो स्केल, ये किस में होगा? पैरामेट्रिक टेस्ट में होगा ये। ठीक है, और यूज्ड ऑफ टेस्ट हाइपोथेसिस विद नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा, ये किस में होगा? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हो जाएगा। इसको इससे मैच कर लेंगे तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 3। एक बार हम इसको दोबारा समझ लेते हैं। जब हमारी हाइपोथेसिस ट्रू थी और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया तो वो क्या कहलाएगा? टाइप 1 एरर, यानी कि अल्फा। और जब हमारी हाइपोथेसिस ट्रू थी और हम उसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा? कॉन्फिडेंस लेवल, यानी 1 माइनस अल्फा। सही थी, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया तो वो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, सॉरी सही थी और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। सही को हमने रिजेक्ट कर दिया तो टाइप 1 एरर, और फॉल्स को हमने एक्सेप्ट कर लिया तो वो टाइप 2 एरर, और इसको फॉल्स को हम रिजेक्ट कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा? पावर ऑफ टेस्ट 1 माइनस बीटा। जब गलत थी, जब हमारी हाइपोथेसिस गलत थी और हमने उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा? पावर ऑफ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, प्रोबेबल एरर ऑफ correlation coefficient, standard error of correlation coefficient, C है coefficient of determination, D है coefficient of alienation। alienation है non determination। तो coefficient of determination को हम explained variation के भी कहते हैं। जैसे coefficient of correlation क्या है? R है। ठीक है, R है, 1 माइनस R करेंगे 1 माइनस आर करेंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट को, तो इसमें ये क्या निकल आएगा? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है, और जब कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन चाहिए तो 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एलिनेशन या नॉन डिटर्मिनेशन। तो ये इसको किससे मैच कर देंगे? सेकंड से। प्रोबेबल एरर, स्टैंडर्ड एरर कौन सा होता है? 1 माइनस आर का स्क्वायर अपॉन रूट एन, और प्रोबेबल एरर 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन एन, रूट एन। इसको 2.3 भी 2.3 किससे भी डिनोट करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4312, 4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर ए डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग मीन ऑफ 6.82, मीडियन दे रखा है 6.8 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1.4 इज। आपको कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट स्क्यूनेस निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 3 तरीके से निकाल सकते हैं। एक कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले से, दूसरा बाउले से, और कैली के फॉर्मूले से। कार्ल पियर्सन मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को मीडियन मोड के यूज से निकालता है, और जो बाउले है वो खाली मीडियन और क्वार्टाइल डेविएशन के फॉर्मूले से निकालता है, और केली परसेंटेज के फॉर्मूले से। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आगे दे रखा है, इसको सॉल्व किया हुआ है। हाँ, ये रहा। जब मोड अवेलेबल हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? मीन माइनस मोड
अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर खाली एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस निकालना है तो स्क्यूनेस का खाली फॉर्मूला क्या होता है, मीन माइनस मॉड। और जब रिलेटिव उसमें निकालना है तो 3 मीन माइनस मीडियन, जब हमें मोड नहीं दिया हुआ हो, ठीक है। और रिलेटिव में निकालना है तो इसमें हम इसका डिवाइड कर देते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये एब्सोल्यूट का है फॉर्मूला और ये भी एब्सोल्यूट का है। रिलेटिव मेजर है इसका, ये एब्सोल्यूट मेजर, और ये एब्सोल्यूट मेजर और ये इसका रिलेटिव मेजर, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अपनी वैल्यू इसमें पुट अप कर देंगे तो लास्ट में हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 0.042853। इसको हम किससे डिनोट कर देंगे, 0.043। अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हमारा पॉजिटिव आएगा तो वो पॉजिटिव राइट स्क्यूड होगी, और नेगेटिव आएगा तो लेफ्ट स्क्यूड होगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The probability that a leap year selected at random certain either 53 Sundays और 53 Mondays is, किसी लीप वर्ष में 53 रविवार और 53 सोमवार होने की क्या प्रायिकता होती है। वैसे आंसर इसका बता देती हूँ, इन दो में से है, लेकिन देखते हैं इसको कैलकुलेट कर लेते हैं क्या आंसर आता है। 3/7 है, देखते हैं। देखो 1 ईयर में कितने कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं, ठीक है। और सेम 12 वीक, सॉरी 52 वीक्स होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा होता है, 52 वीक्स होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। जब लीप वर्ष होता है उसमें एक दिन और एक्स्ट्रा हो जाता है तो 66 डेज होते हैं, यानी कि 52 वीक और 2 डेज एक्स्ट्रा, ठीक है। यहाँ तक समझ में। हमारा क्वेश्चन था संडे और मंडे आने की, संडे और मंडे की क्या प्रायिकता है। तो देख हमारा जो वो बनेगा, देखो संडे और मंडे, एक संडे और एक मंडे आने की क्या प्रायिकता है। तो संडे और मंडे, मंडे और ट्यूसडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, थर्सडे और फ्राइडे, फ्राइडे और सैटरडे, सैटरडे और संडे। अब इसमें देखते हैं, जब भी हमारे और आता है तो हम उसमें देखते हैं एडिशन थ्योरी देखते हैं, थ्योरम देखते हैं। एंड आता है तो मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अपने क्वेश्चन में क्या था, और पूछा था, तो इसमें देखो इक्वल जो भी आउटकम्स क्या है, कौन कौन से आउटकम्स हैं हमारे संडे और मंडे के। देखो यहाँ पे भी संडे आ रहा है, यहाँ मंडे आ रहा है, यहाँ संडे आ रहा है, और कहीं आ रहा है क्या संडे मंडे, ये लास्ट में आ रहा है ओनली संडे, ठीक है। तो कितने आउटकम्स हो गए टोटल हमारे, 3 आउटकम्स। वैसे 3 है, 3 क्यों डबल डबल हो रहे हैं। तो संडे के कितने आउटकम्स है, एक तो यहाँ पे है, एक ये लास्ट में, तो 2/7, ठीक है। संडे के आउटकम हो गए। और मंडे के आउटकम कितने हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, तो मंडे के 2 आउटकम। लेकिन जो एक ओवरलैपिंग हो रहा है ना, ये डबल डबल, तो उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। 2.7 प्लस 2.7 माइनस 1/7, तो इक्वल क्या आ जाएगा, 3.7 आंसर आ जाएगा। और यहाँ हम ऐड क्यों कर रहे हैं, ऐड और डिवाइड माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि और लगा हुआ है, एडिशन थ्योरम यूज कर रहे हैं। अगर एंड लगा हुआ होता तो हम मल्टीपल करते हैं, उसका क्वेश्चन अलग ही बनता। समझ में आया। जब 1 ईयर होते हैं तो 365 डेज होते हैं, यानी कि 52 वीक्स और 1 डे एक्स्ट्रा। और जब लीप ईयर होता है तो 366 डे होते हैं, 52 वीक्स और 2 डे एक्स्ट्रा जाते हैं इसमें, है ना, राइट। देखते हैं फिर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शायद लास्ट है। विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स कंटेन एग्जीक्यूटरी समरी। एग्जीक्यूटरी समरी में शॉर्ट रिपोर्ट के किस भाग में एग्जीक्यूटरी समरी शामिल होती है। तो इसमें किस में होगी, प्रीफैक्टरी इंफॉर्मेशन में आएगी। इसका प्रीफैक्टरी इंफॉर्मेशन में क्या क्या आता है, टाइटल पेज आता है, लेटर ऑफ ट्रांसमिशन आता है, कंटेंट टेबल आ जाती है, और एक्नोलेजमेंट आ जाता है। तो ये सारी मिला के क्या बन जाएगी, एग्जीक्यूटिव समरी हो जाती है। इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन में हमारे प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव स्कोप वगैरह उसमें आ जाते हैं। इंट्रोडक्टिव में मेन रिसर्च बॉडी में रिसर्च डिजाइन, कलेक्ट डेटा, एनालिसिस, फाइंडिंग, ये सब रिसर्च बॉडी में आ जाता है। और सप्लीमेंट्री में अपेंडिक्स, एनेक्सर, बिब्लियोग्राफी, ग्लोसरी, ये सारी सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन होती है। तो इसका राइट आंसर है प्रीफैक्टरी इंफॉर्मेशन, जिसमें क्या क्या आ जाएगा, टाइटल पेज, लेटर ऑफ ट्रांसमिशन, कंटेंट टेबल, एक्नोलेजमेंट इसमें इंक्लूड होती है। खत्म, लास्ट। तो आज का सेशन कैसा लगा, आप लोग फीडबैक जरूर दीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।